नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे। हमारा भारतीय संविधान के निर्माण होने से पहले अपने भारत पर कौन कौन से अधिनियम लागू थे और उनके प्रावधान क्या क्या थे, उन सभी के बारे में देखेंगे आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक दिन का उपज नहीं है, ये कई वर्षों के अनुभव का एक प्रकाश पुंज है। हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक दिन की उपज नहीं है, ये कई वर्षों के अनुभव का एक प्रकाश पुंज है। अगर बात करें तो इसका इतिहास जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मतलब 1600 ईस्वी से लेकर के 1950 तक होता है। कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर यानी 1600 ईस्वी से लेकर के 1950 तक होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। तो 1600 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1950 में होता है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इसलिए 1950 तक होता है। इस प्रकार से अगर आगे देखें तो 24 सितंबर 1599 ईस्वी को लंदन के कुछ प्रमुख व्यापारियों ने फाउंडर्स हॉल में एक सभा की, जिसकी अध्यक्षता जो है नगर पालिका के अध्यक्ष लॉर्ड मेयर ने की। कौन? 24 सितंबर 1599 ईस्वी को लंदन के कुछ प्रमुख व्यापारियों ने फाउंडर्स हॉल में एक सभा की, जिसकी अध्यक्षता नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मेयर ने की। अध्यक्षता नगर पालिका के अध्यक्ष कौन की? लॉर्ड मेयर ने की। तो इसके बाद जो है वो सभा पर सोच विचार के बाद इन व्यापारियों ने, वो जो सभा हुई थी नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा, उनके अध्यक्षता के बाद, तो उनमें जो उस सभा पर जो सोच विचार हुई थी, तो उस सोच विचार के बाद इन व्यापारियों ने व्यापार संबंधी अधिकार प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? व्यापार संबंधी अधिकार प्राप्त करने के लिए महारानी एलिजाबेथ की सेवा में, किनकी सेवा में? महारानी एलिजाबेथ की सेवा में एक प्रार्थना पत्र भेजा। किनको? महारानी एलिजाबेथ की सेवा में एक प्रार्थना पत्र भेजा। और महारानी ने इस प्रार्थना पत्र पर 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। बैठक कब हुई थी? 24 सितंबर 1599 को। और ये जो इस प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति कब दिए महारानी एलिजाबेथ जी ने? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार से भारत एवं दक्षिण पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इनटू द ईस्ट रखा गया। क्या रखा गया है उसका नाम? जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उसका नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट इन टू द ईस्ट, यानी पूर्वी इंडीज में व्यापार करने वाले व्यापारियों का कंपनी और प्रशासन। हिंदी में क्या? पूर्वी इंडीज में व्यापार करने वाले व्यापारियों की कंपनी और प्रशासन रखा गया। तो इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया, जिसके शिखर पर गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, जिसका नाम बाद में नाम रखा गया था कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इन टू द ईस्ट, इसका जो शिखर पर बैठते थे, शिखर पर जो होते थे वो गवर्नर होते थे, और इनके नीचे जो होते थे 24 अन्य सदस्य होते थे। तो गवर्नर और उसके परिषद की संज्ञा, इसे क्या? गवर्नर और उनके परिषद की संज्ञा भी दी गई थी। क्या कही गई थी? क्या दी गई थी? गवर्नर और उसकी परिषद की भी संज्ञा दी गई थी। तो 1726 के चार्टर द्वारा, 1726 के एक चार्टर द्वारा कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। और इसके लिए पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड में निहित थी। कब? 1726 के चार्टर द्वारा कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी जो परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके पहले यह शक्ति कहाँ थी? इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड में थी।
और जब बनाया गया तो कहाँ बना दिया गया? कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके पहले कहाँ थी? इंग्लैंड के स्थित निदेशक बोर्ड में स्थित थी। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास के जो इतिहास है, हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कैसे? जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ है वो 2 भागों में इसको हम बांटते हैं। पहला कौन सा? पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, और दूसरा है ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, दूसरा है ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को हम 2 भागों में बांटते हैं। वो पहला कौन सा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, और दूसरा है ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। तो सबसे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ब्रिटेन के सरकार के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास कब से कब तक चला, और ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास वो कब से कब तक चला, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। पहला है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास है ये कब से कब तक चला? 1773 से लेकर के 1858 तक चला। कब तक चला? 1773 से लेकर के 1858 तक चला। ये 18 लिखा है, यहाँ 58 होगा। 1858 तक चला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास 1773 से लेकर के 1858 तक चला। ये गलती से 1818 लिखा है। तो कब से कब तक चला ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ? 1773 से लेकर के 1818 तक चला। इसकी मुख्य बातें क्या है? इसकी मुख्य बातें ये है कि भारत में जो कंपनी का शासन था बंगाल, बिहार और उड़ीसा से आरंभ हुआ। जो भारत में जो कंपनी का शासन था बंगाल, बिहार और उड़ीसा से आरंभ हुआ। फिर 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात उन्होंने मुगल बादशाह से फिर इन सूबों की दीवानी को प्राप्त की, और क्लाइव ने इन सूबों में जो है द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट स्थापित किया। क्या किया? 1764 में जो है बक्सर के युद्ध के पश्चात उन्होंने मुगल बादशाह से इन सूबों की दीवानी जो है प्राप्त की, और क्लाइव ने इन सूबों में द्वैध शासन स्थापित किया, और इस शासन से सूबों की स्थिति के साथ साथ कंपनी की भी दयनीय स्थिति हो गई थी। इन सूबों के साथ साथ जो है कंपनी की भी दयनीय स्थिति हो गई थी। इस प्रकार से जिसके कारण कंपनी को अंग्रेज सरकार से कर्ज मांगना पड़ा, और फिर सन 1722 में तो आर्थिक अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि वह दिवालिया होने की स्थिति में आ गई। 1722 में आर्थिक अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि वह दिवालिया होने की स्थिति में आ गई। कब? 1722 में आर्थिक अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि वह दिवालिया होने की स्थिति में आ गई। इसके बाद जो है 26 जनवरी सन 1772 ईस्वी को, कब? 26 जनवरी सन 1772 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने कंपनी के विविध कार्यों की जांच के लिए एक प्रवर समिति, क्या किए? ब्रिटिश संसद ने कंपनी के विविध कार्यों के लिए किया जांच के लिए एक प्रवर समिति तथा गुप्त समिति की नियुक्त की। कौन सी समिति? एक प्रवर समिति तथा गुप्त समिति की नियुक्त की, और दोनों समितियों ने जांच करके अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जैसा कि अपेक्षा थी कि रिपोर्ट अत्यधिक खेदजनक थी। ये जो रिपोर्ट थी अत्यधिक खेदजनक थी। तो संसद ने 2 अधिनियम पारित किए। एक के द्वारा कंपनी को ब्याज पर कर्ज तो दे दिया गया, परंतु जो है साथ ही दूसरे अधिनियम के द्वारा भारत के कंपनी के शासन में सुधार हेतु 1773 ईस्वी में एक कानून भी बनाया गया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के
के नाम से पुकारा गया। कब? 1773 में एक कानून भी बनाया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से पुकारा गया। कब? संसद ने 2 अधिनियम पारित किए। एक के द्वारा कंपनी को ब्याज पर कर्ज तो दे दिया, लेकिन इसके बाद जो है दूसरे अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन में सुधार हेतु, किसके? कंपनी के शासन में सुधार हेतु 1773 में एक कानून बनाया जिसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से पुकारा गया। तो आगे देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। इस चीज़ों को तो आपको बता चुका हूँ कि 26 जनवरी सन 1722 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने कंपनी के विविध कार्यों की जांच के लिए एक प्रवर समिति तथा गुप्त समिति की नियुक्ति की। इसके बाद दोनों समितियों ने जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जैसा कि अपेक्षा थी उनको कि रिपोर्ट अत्यधिक खेदजनक थी। और इस प्रकार से संसद ने 2 अधिनियम पारित किए। एक के द्वारा कंपनी को जो है ब्याज पर कर्ज तो दिया, लेकिन उसके बाद जो है दूसरे अधिनियम के द्वारा जो है 1773 ईस्वी में एक कानून बनाया और जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से पुकारा गया। इस प्रकार से जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वो क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उस टाइम पे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट द्वारा जो है कंपनी के प्रशासन में परिवर्तन किया गया। कब? मैंने इसके पहले ही बताया, एक समिति का गठन किया गया था। एक जो है प्रवर समिति था, एक गुप्त समिति था। तो तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर? गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट द्वारा कंपनी के प्रशासन में परिवर्तन किया गया। और इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया। कब? पहली बार जो है लिखित संविधान प्रस्तुत किया और सुनिश्चित शासन पद्धति का शुभारंभ किया। रेगुलेटिंग एक्ट का प्रमुख लक्ष्य भारत तथा इंग्लैंड स्थित कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन में सुधार लाना था। जो रेगुलेटिंग एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि भारत तथा इंग्लैंड स्थित कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन में सुधार लाना था। इस प्रकार से इसके प्रावधान क्या थे? 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट हैं उसके मुख्य प्रावधान क्या थे? तो इसके प्रावधान यही हैं कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बंगाल के गवर्नर को क्या अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर से अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उसे सहायता देने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और पहले जो गठित परिषद के सदस्य थे वो थे जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस, रिचर्ड बारवेल। कौन कौन? जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन और फिलिप फ्रांसिस, रिचर्ड बारवेल। ये मॉनसन है, जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस, रिचर्ड बारवेल। तो इस एक्ट के द्वारा पहली बात क्या आई कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 4 सदस्यीय एक परिषद गठित किया गया जिसके सदस्य थे जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस, रिचर्ड बारवेल। इस प्रकार से इसके द्वारा जो है मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। कौन? मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। किसके अधीन हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। 3 प्रेसिडेंसी थे, मद्रास, बम्बई और बंगाल था। तो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो किनके अधीन हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर स्वतंत्र थे, लेकिन मद्रास और बम्बई के गवर्नर को कहाँ अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया बाद में। किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1774 में इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना
की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, कितने? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो सर एलिजाह इम्पे ये जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ये सर एलिजाह इम्पे ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजाह इम्पे इसके प्रमुख क्या थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तथा इनके बाद जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड थे। कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। इस प्रकार से इस कोर्ट के निर्णयों को केवल लंदन की प्रिवी काउंसिल में ही चुनौती दी जा सकती थी। इस कोर्ट का जो है निर्णय को केवल लंदन की प्रिवी काउंसिल में ही चुनौती दी जा सकती थी। इस प्रकार से अगला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और BOD को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारतीय मामलों की रिपोर्ट देने को कहा गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारतीय मामलों की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। 1773 एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने व भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया। कब? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, तो इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने व भारतीयों से उपहार लेना क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को की जो कार्य अवधि थी वो 1 वर्ष के स्थान पर कितना कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्य की अवधि जो थी वो 1 वर्ष से कितना? 4 वर्ष कर दिया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस प्रकार से अगला एक्ट जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अब आती है एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात। तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में अनेक दोष थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अनेक दोष थे जिन्हें दूर करना आवश्यक था। क्या करना आवश्यक था? दूर करना आवश्यक था। तो उस समय परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य विवाद बना हुआ था, अतः इन विवादों का निपटारा भी जरूरी था। तो अधिनियम की ऐसी दोषयुक्त कार्यप्रणाली से ब्रिटिश सरकार ने अनुभव किया कि वह जो है भारत में कंपनी शासन को संसदीय नियंत्रण में रखने में असफल रह गई है। तो इसलिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में 2 समितियां 1781 में 2 समितियां की गठन किया। कौन कौन सी 2 समितियां? जैसे प्रवर समिति और गुप्त समिति की नियुक्त की। 1781 में ब्रिटिश संसद ने 1781 में 2 समितियों की क्या है नियुक्ति की। जैसे पहला है प्रवर समिति और गुप्त समिति। तो प्रधान समिति जिसमें एडमंड बर्ग की अध्यक्षता में प्रवर समिति को भारत में न्याय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च परिषद के संबंधों की जांच करने का कार्य सौंपा गया, तथा जबकि दूसरी समिति को अपना कार्य गुप्त रूप से करना था, जिसका अध्यक्ष डंडस था। तो प्रधान समिति जिसमें एडमंड बर्ग की अध्यक्षता में प्रवर समिति को भारत में न्याय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च परिषद के संबंधों की जांच करने का कार्य सौंपा गया, जबकि दूसरी समिति को अपना कार्य गुप्त रूप से करना था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? डंडस थे। जिनका अध्यक्ष कौन थे? डंडस थे। डंडस इंग्लिश पे बोल सकते हैं, लेकिन डंडास अध्यक्ष कौन थे? डंडास थे। तो इस प्रकार से प्रवर समिति ने उसी वर्ष अपना जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया, और जिसके फलस्वरूप सन 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम पारित किया गया। कब? 1781 का जो एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के भी नाम से जाना जाता है, और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसमें? बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781 के नाम से भी जाना जाता है। तो जो 1781 में एक्ट जो संशोधन अधिनियम पारित किया गया, वो दूसरे नाम से भी जाना जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781,
या फिर बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781 के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एक्ट ऑफ सेटलमेंट को 3 नाम से जानते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 तो है ही, और दूसरी बात यह है बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781 के नाम से भी इसे जाना जाता है। और संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 1781 को पारित हुआ। इस प्रकार से इस अधिनियम द्वारा भारत में सरकार को सहयोग देने, राजस्व के नियमित संकलन तथा भारतीयों की प्राचीन विधियों तथा परंपराओं को मान्यता देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। और 1781 जो संशोधन अधिनियम है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अंतर्निहित जो गंभीर व्यवहारिक दोषों को दूर करना था। किसका? जो 1773 में पहले ही बता चुका कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उनमें अनेक दोष थे। इन्हीं कारणों से 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बना, इसीलिए बना। तो इसका उद्देश्य क्या था? 1781 में जो संशोधन अधिनियम हुए, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अंतर्निहित जो गंभीर व्यवहारिक दोष थे उनको दूर करने का था। तो बात देख लेते हैं कि इसके प्रावधान क्या थे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के प्रावधान क्या क्या थे? तो इसके प्रावधान ये हैं कि 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इसके द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का जो प्राधिकार दिया गया, वो कहाँ किनको दिया गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया। इस प्रकार अब कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने का जो है दो स्रोत प्राप्त हो गए। कौन कौन से? पहला जो है रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन हुआ है कलकत्ता प्रेसिडेंसियों के लिए, और दूसरा जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए। तो इसके द्वारा 2 स्रोत कौन कौन से प्राप्त हो गए कलकत्ता सरकार को विधि बनाने के लिए? पहला रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, और दूसरा एक्ट जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए। इस प्रकार से दूसरा है प्रावधान जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। किनको? दूसरा जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। और तीसरा जो है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। तो इसके द्वारा क्या किया गया? 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इसका क्या क्या प्रावधान थे? इसके द्वारा कोलकाता सरकार को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का जो है प्राधिकार दे दिया गया, और 2 प्राधिकार दिए। इस प्रकार से कलकत्ता सरकार को 2 प्रकार के प्राधिकार प्राप्त हो गए। पहला तो कोलकाता की सरकार जो है रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन वह कोलकाता प्रेसिडेंसी के लिए, दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन, और दूसरा अधीन जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए था। और इसके बाद जो है इसमें दूसरा पॉइंट अब आता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। तीसरा पॉइंट ये आता है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। तो 1781 के ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट का जो है इतने प्रावधान हैं। इस प्रकार से अगला एक्ट देखते हैं। अगला एक्ट जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट गलती से लिखा है। तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 के पारित होने के बाद भी क्या कंपनी के प्रबंधन में सुधार न होने के कारण 1783 में जो फॉक्स ने जो प्रशासन को समाप्त करने के लिए एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया था। क्या किया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के पारित होने के बाद भी कंपनी के प्रबंधन में सुधार न होने के कारण 1783 में फॉक्स ने कुप्रशासन को समाप्त करने के लिए, किसको? कुप्रशासन को समाप्त करने के लिए, ये यहाँ पे
ये कुप्रशासन है। कुप्रशासन को समाप्त करने के लिए एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, किसके कब? 1783 में फाक्स ने कुप्रशासन को समाप्त करने के लिए एक विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसमें 2 पृथक निकाय बनाने का सुझाव दिया गया। तो पहला है 7 आयुक्तों का बोर्ड, 7 आयुक्तों का बोर्ड। दूसरा है उपनिदेशकों का बोर्ड। तो 2 पृथक निकाय बनाने का सुझाव दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। 7 आयुक्तों का बोर्ड और उपनिदेशकों का बोर्ड। इस प्रकार से यह विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया, किंतु यह हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित न हो सका। कहाँ पारित हो गया? हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित तो हो गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं हो सका। इसलिए फॉक्स और नॉर्थ की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला और अंतिम मामला था। अब अंग्रेजी सरकार को भारत से संबंधित किसी मामले में त्यागपत्र देना पड़ा। कब? जब अंग्रेजी सरकार को भारत से संबंधित किसी मामले में त्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रकार से 1784 ईस्वी के नए चुनावों में यंगर पिट बहुमत से प्रधानमंत्री बना। कौन? यंगर पिट जो है बहुमत से प्रधानमंत्री बना और उसने जुलाई 1784 में अपना विधेयक प्रस्तुत किया, जो अगस्त 1784 में पास हो गया। इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। कब? मई 1784 ईस्वी के नए चुनाव में यंगर पिट बहुमत से प्रधानमंत्री बने और जुलाई 1784 में अपना विधेयक प्रस्तुत किया, जो अगस्त 1784 में पास हो गया। इसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट जो है, पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना था। किसका? रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना था। और इस अधिनियम के प्रमुख तत्व इस प्रकार से भी हैं कि इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक गतिविधियों को अलग अलग कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी को राजनैतिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु स्थापित किया गया, तथा जिसमें 6 सदस्य होते थे, जिनमें 2 ब्रिटिश संसद के मंत्री होते थे। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इस प्रकार बंगाल में एक छत्र शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। और दूसरा पॉइंट यह है कि गवर्नर जनरल परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। कहाँ से कहाँ? 4 से घटा करके 3 कर दी गई। किनका संख्या? गवर्नर जनरल परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस प्रकार से गवर्नर जनरल भारतीय राजाओं के साथ कोई संधि या युद्ध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति से ही कर सकता था। अगर कोई युद्ध करना भी होता था तो किनके आदेश से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति से ही कर सकता था। कौन? गवर्नर जनरल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति से ही ये युद्ध कर सकते थे। अगर कोई युद्ध भी करना हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अनुमति से ही कर सकते थे। तो अगर इसको बात देखें तो 1784 का निकल के बाद क्या आता है? तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसका संवैधानिक विकास की दृष्टि से अगर देखें तो महत्व ये है कि भारतीय प्रशासन पर इंग्लैंड सरकार का निश्चित अधिकार हो गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। इस प्रकार यह जो है प्रणाली स्थापित हो गई, जो परिवर्तन के साथ 1947 तक चलती रही। कब तक चलती रही? 1947 तक चलती रही। अब आता है अगला एक्ट हमारा 1786 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1786 का अधिनियम। तो 1786 का अधिनियम क्या कहता है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। क्या किया गया कि 1786 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया और साथ ही
गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की क्या है, शक्तियां भी प्रदान की गई। और लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की शक्ति जो है किनको, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे उनको मुख्य सेनापति की शक्ति एक ही व्यक्ति के पास चाहता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वास्तव में वह पहला व्यक्ति था जिसे दोनों पद जो है सौंपे गए और परिषद के निर्णयों को निषेध करने का क्या हुआ, उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वास्तव में वो पहले व्यक्ति थे जिसे दोनों पद सौंपे गए और परिषद के निर्णयों को निषेध करने का अधिकार प्राप्त हुआ। किनको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इस प्रकार से हमारा अगला एक्ट है। तो हमारा अगला एक्ट जो है 1793 का चार्टर एक्ट। कब का? 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, इसमें मुख्य बातें क्या है वो देख लेते हैं। तो 1793 का चार्टर एक्ट ये कहता है, इसमें प्रावधान ये है कि इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अगले 20 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने, एक आधिपत्य तथा नवीनीकरण करना था। क्या करना था? अगले 20 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने तथा एकाधिपत्य का नवीनीकरण करना था। इस प्रकार कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए? इस प्रकार से 20 वर्षों तक कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। फिर दूसरा है परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन जो है भारतीय राज्य में से देने का प्रावधान किया गया। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन भारतीय राज्य में से देने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार से अगला है गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करने का अधिकार दिया गया जो गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता था। क्या किया गया? गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी के सदस्य में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करने का अधिकार दिया गया जो गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में से उसके स्थान का कार्य करता था। और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों एवं नियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। क्या किया गया? ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व नियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। सभी जो कानूनों एवं नियमों का व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। इस प्रकार से हमारा अगला एक्ट है जो 1813 का चार्टर एक्ट है। वो इसमें क्या प्रावधान है क्या उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने और उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा ईसाई मिशनरियों की जो है भारत और अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनज़र यह राजलेख पारित किया गया। जो 1813 का चार्टर एक्ट है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने तथा उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा ईसाई मिशनरियों की जो है भारत में और उसकी जो अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनज़र यह लेख पारित किया गया जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान भी दिए गए। तो प्रावधान कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला ये है कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। और फिर दूसरा है इसके द्वारा जो है 1813 का जो चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के साथ एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों किसके साथ चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के साथ संबंध में एकाधिकार प्राप्त हो गया। और 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसके द्वारा ये भी बात है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। किनको? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई।
और स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण अधिकार भी प्रदान किया गया। और कंपनी के आय में से भारतीयों में शिक्षा, साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें कंपनी की आय में से भारतीयों में शिक्षा, साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से इस एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों को नागरिक एवं सैनिक सेवाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको नागरिक एवं सैनिकों की सेवाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई और कंपनी के लिए आवश्यक किया गया और व्यापार राजस्व लेखों को अलग अलग रखा गया। तो भारत में आकर के बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेज़ों को जो है लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। जो भारत में आकर बसने वाले जो अंग्रेज़ थे और व्यापार करने के लिए जो आते थे उनको जो है लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। ये 1813 के चार्टर एक्ट